यह है आपके थियोफ्रास्टस। ये सब लिख लेना, यहां से बहुत सवाल बनता है। थियोफ्रास्टस, और इन्होंने एक किताब लिखी है हिस्टोरिया प्लांटेरम। हिस्टोरिया प्लांटेरम, ठीक है। इसके बाद याद रखिएगा नेक्स्ट, अगर आपसे पूछा जाए चिकित्सा विज्ञान का पिता कौन है, चिकित्सा विज्ञान का पिता, याद रखिएगा उनका नाम है हिप्पोक्रेट्स। क्या नाम है? फटाफट इसके बाद अगला लिखिए। क्या हुआ? हाँ, जो डॉक्टर्स होता है ना, उनका जब मतलब डिग्री कंप्लीट हो जाता है तो उनको उस समय कौन किसका शपथ दिलाते हैं? हिप्पोक्रेट्स के सिद्धांतों का क्या दिलाते हैं? शपथ दिलाते हैं उसको, ठीक है। इसके बाद आपसे, अच्छा लिखिए लिखिए, कोई नहीं। इसके बाद पूछता है फादर ऑफ होम्योपैथी। तो फादर ऑफ होम्योपैथी कौन है? हैनिमन। ये कुछ कुछ पॉइंट है फादर जहां से सवाल बनता है वो लिख लेते हैं हम लोग, फिर हम लोग चलेंगे सवाल के ऊपर। चला आगे। चलो नेक्स्ट, याद रखिएगा फादर ऑफ होम्योपैथी या होम्योपैथी के पिता। और होम्योपैथी डे कब मनाते हैं जी? 10 अप्रैल। यह है हैनिमन या सैमुअल हैनिमन, लिख लेना, पूरा लिखना है तो। और वर्ल्ड होम्योपैथी डे मनाते हैं 10 अप्रैल को, क्योंकि इसी दिन इनका बर्थडे होता है। इसके बाद याद रखना फादर ऑफ जेनेटिक्स। फादर ऑफ जेनेटिक्स ये किसे कहा जाता है? मेंडल। किसको कहते हैं? ग्रेगर जॉन मेंडल। इन्होंने जीन को खोजा था, है ना, याद रखना, जीन को खोजा था इन्होंने किसमें? तो एक प्लांट था पाइसम सटाइवम। कौन सा प्लांट? पाइसम सटाइवम। किसको बोलता है पाइसम सटाइवम? मटर को या पी। और याद रखना जो जेनेटिक्स वर्ड है, जेनेटिक्स वर्ड किसने दिया? हाँ, जेनेटिक्स वर्ड जोहानसन। जोहानसन ने, याद रखिएगा, जीन शब्द दिया था। जीन टर्म जो दिया था ये किसने दिया था? जीन टर्म जोहानसन। और जेनेटिक्स जो है ये स्टडी ऑफ, जो आपका मतलब क्या कहते हैं, अनुवांशिक गुणों का जो अध्ययन होता है ना, उसको बोलते हैं जेनेटिक्स। और ये दिया था किसने? विलियम बैटसन। किसने दिया था? विलियम बैटसन ने ये जेनेटिक्स टर्म दिया था। दोनों में फर्क है, देखिए जेनेटिक्स का पिता कौन है? मेंडल। उन्होंने जीन को खोजा, किसमें खोजा? पाइसम सटाइवम में। जीन टर्म किसने दिया? जोहानसन ने। जबकि जेनेटिक्स टर्म जो दिया वो किसने दिया? विलियम बैटसन में, है ना। अब हम लोग बात करते हैं इसके आगे, 2-3 पिता और हैं, है ना, उनको हम लोग देख लेते हैं, है ना, डिफरेंट मतलब ब्रांचेस के, है ना, उसको देखेंगे, फिर हम लोग सवाल पर मूव करेंगे, फिर सवालों के थ्रू जो भी आपको कराते रहेंगे। चला, लिख लिया सभी ने? इसके बाद अभी आपको एक ट्रिक बताएंगे खतरनाक वाला, है ना। अब देखिए नेक्स्ट है फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। सबसे पहले तो देखो टैक्सोनॉमी कहते किसे हैं? टैक्सोनॉमी जैसे कहते हैं वार्गिकी। वार्गिकी क्या होता है ना? वर्गीकरण का अध्ययन, है ना, स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन, है ना। जो सब आपको ये तो पता ही होगा ना कि सबसे पहले जो लिविंग्स को क्लासिफाई किसने किया था? कार्लस लीनियस ने। किसने किया था? कार्लस लीनियस ने। तो कार्लस लीनियस चूंकि सबसे पहले लिविंग्स को क्लासिफाई करते हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। और इन्होंने दोस्तों एक किताब लिखी थी, कौन सी? तो याद रखना, सिस्टेमा नेचुरी। कौन सा किताब? सिस्टेमा नेचुरी। और इस सिस्टेमा नेचुरी नामक किताब में इन्होंने सबसे पहले क्या किया?
जंतुओं को वर्गीकृत किया। ये किताब आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि ये किताब किसने लिखी है। और कभी भी अगर आपसे पूछा जाए हु इज फादर ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, यानी कि द्विनाम पद्धति का पिता, द्विनाम पद्धति का पिता अगर आपसे पूछा जाता है, द्विनाम पद्धति का पिता वो कौन है, वो भी आपके हैं कार्लस लिनियस ही हैं, क्योंकि इन्होंने ही ये जो आप देखते हैं ना साइंटिफिक नाम रखने का जो सिस्टम है, जैसे अगर हम बात करें क्या कहते हैं हम ह्यूमन की ही बात कर लेते हैं, जैसे ह्यूमन का साइंटिफिक नेम क्या, होमो सैपियंस है ना। ये होमो सैपियंस में ये जो दो वर्ड है ना, पहला वर्ड किसके बारे में बताता है, उसके जीनरा के बारे में, जेनरा यानी वंश के बारे में बताता है, और दूसरा वर्ड जो बताता है ये किसके बारे में, ये उसके स्पीसीज के बारे में बताता है। स्पीसीज यानी कि वो किस प्रजाति से बिलोंग करता है। जब भी देखिए क्लासिफिकेशन जो होता है ना, उसके टोटल 7 वो होते हैं, है ना, कि पहले होता है आपका किंगडम होता है, फाइलम होता है, वो अभी मैं आपको दिखाऊंगा, है ना, और सबसे फिर नीचे होता है जेनरा, और सबसे उसके नीचे होता है स्पीसीज। यानी ये बेसिक यूनिट है किसका, कभी भी अगर आपसे पूछा जो व्हाट इज बेसिक यूनिट ऑफ टैक्सोनॉमी, वार्गिकी का जो सबसे बेसिक यूनिट है वो क्या है, तो वो है, याद रखिएगा, स्पीसीज, है ना। ठीक है, यहां तक सभी ने कर लिया नोट। ये सवाल आपके एग्जाम में पूछा गया है, दिस वन, कि पहला वर्ड क्या बताता है, दूसरा वर्ड क्या बताता है। ये सवाल आपके एग्जाम में पूछा गया है कि पहला वर्ड किसका बारे में बताता है और दूसरा वर्ड किसके बारे में बताता है। ठीक है, आगे चलें। चलो, इसके बाद 2 और है, उन दोनों को देखते हैं। नेक्स्ट है, अगर आपसे पूछा जाए हु इज फादर ऑफ इवोल्यूशन, इवोल्यूशन, इवोल्यूशन का मतलब विकासवाद का पिता, विकासवाद का पिता, ये किसे कहते हैं, चार्ल्स डार्विन, चार्ल्स डार्विन को। और चार्ल्स डार्विन के बारे में याद रखिएगा कि इन्होंने एक किताब लिखी थी ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, यानी जीवों की उत्पत्ति पर, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज यानी जीवों की उत्पत्ति पर। और इन्होंने ही एक थ्योरी दी थी, याद रखिएगा, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, उत्तरजीविता का सिद्धांत बोलते हैं, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। इसके बाद अगला याद रखिएगा, एक है फादर ऑफ इकोलॉजी, बता सकते हैं फादर ऑफ इकोलॉजी, अर्नेस्ट हैकेल। ठीक है, इसके बाद याद रखिएगा जो इकोसिस्टम वर्ड जो दिया था, इकोसिस्टम वर्ड ये किसने दिया था, ये दिया था एजी टांसले। किसने दिया था, एजी टांसले ने। और हमारे अर्थ पर सबसे स्टेबल इकोसिस्टम कौन सा है, सबसे स्टेबल अगर आपसे पूछा जाए पृथ्वी पर सबसे स्थिर जो पारिस्थितिक तंत्र है वो क्या है, तो वो याद रखिएगा ओशियन, ओशियन यानी महासागर। ये सबसे स्टेबल इकोसिस्टम है हमारे अर्थ पर। ठीक है, यहां तक कर लिया नोट। चलो, साथ साथ ही लिखते चलिए, ये सब तो फैक्ट है ना, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, खूब सवाल बनता है यहां से। इसके बाद एक और है, अच्छा ठीक है, महासागर की हमारे अर्थ पर सबसे स्टेबल, मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम ऑन अर्थ, यानी कि पृथ्वी पर सबसे स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन है, वह है महासागर। गेट खोल दें, अच्छा खोल के चल जाती है, लगाती नहीं है। आगे चलें, अगला है फादर ऑफ बायोडाइवर्सिटी, फादर ऑफ बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता, जैव विविधता का पिता किसे कहा जाता है, याद रखिएगा ईओ विल्सन को। किसको बोलते हैं, ईओ विल्सन।
ये जीव जंतुओं में जो प्राणियों में जो इतनी विविधता है ना, उसको लेकर के ये है बायोडाइवर्सिटी। और बायोडाइवर्सिटी टर्म किसने दिया? जैव विविधता शब्द किसने दिया? अरे जैव विविधता के पिता हैं वो, जैव विविधता शब्द उन्होंने नहीं दिया था। जैव विविधता शब्द टर्म जो है ये किसने दिया? तो याद रखिएगा, वॉल्टर जी रॉसन। किसने दिया? वॉल्टर जी रॉसन ने दिया। और ये बताओ कि वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे कब मनाते हैं? ये बताया गया आपको 22 मई। और अगर आपसे पूछा जाए बायोडाइवर्सिटी एक्ट कब आया? सारा एक्ट एक दिन लिखाए थे ना जी तुम लोगों को। बायोडाइवर्सिटी एक्ट कब आया है? लिखाए हैं, कैसा बात कर रहे हैं? 2002 में लिखाए थे ना सारा एक्ट। ठीक है, चलिए अब देखिए एक ट्रिक है ट्रू फिश और फॉल्स फिश को याद रखने का। क्या ट्रिक है? तो ट्रिक बता देते हैं जिससे आप, ये जो अभी मैं नाम बताऊंगा वो सारे फॉल्स फिश के होंगे, है ना। आपसे कई बार पूछा जाता है इसमें कौन सा ट्रू फिश है, कौन सा फॉल्स फिश है। तो फॉल्स फिश का मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं, उसके बाद फिर चलते हैं सवाल के ऊपर। लिख लिया सभी ने? चलो, ट्रिक है रेजर से कटने पर, रेजर से कटने पर क्राई मत करो, है ना। क्या है? रेजर से कटने पर क्राई मत करो। क्या करना है? रेजर से कटने पर लगाना है पोटासलम। क्या लगाना है? फिटकरी, क्योंकि फिटकरी क्या एंटीसेप्टिक है। रेजर से कटने पर क्राई मत करो, सिल्वर जेल लगाकर, सिल्वर जेल लगाकर स्टार लाइक चमको, स्टार के जैसे मतलब चमको, और लोग तुम्हें क्या करेंगे? लोग तुम्हें हक करेंगे। दिस इज अ ट्रिक। सिल्वर मतलब क्या है? रेजर से कटने पर क्राई मत करो। क्या करना है? सिल्वर जेल लगाकर स्टार लाइक चमको, लोग तुम्हें हक करेंगे। अब देखिए, आर रेजर से क्या है? रेजर फिश। ये सब फॉल्स फिश है, ये सब एक्चुअली में फिश है नहीं। से क्या है? सेलफिश। सेलफिश मछली का नाम है। कटने से याद रखना कैटल फिश, है ना। क्राई से याद रखना क्रेफिश, ये सब मछली का नाम है। सिल्वर से याद रखना सिल्वर फिश, ये सब आपका फॉल्स फिश है। जेल से याद रखना जेली फिश, जेल से याद रखना जेली फिश। स्टार से याद रखना स्टार फिश। हग से याद रखना हैग फिश। कौन सा फिश? हैग फिश। इसके बाद एक फिश होता है और अलग से याद रखना डेविल फिश। कौन सा फिश? डेविल फिश। दीज ऑल आर फॉल्स फिश, है ना। ठीक है, अगर अब आपसे पूछेंगे इसमें से कौन सा ट्रू फिश है, कौन सा फॉल्स फिश है, तो ये ट्रिक अगर आपको पता है तो ये फॉल्स फिश का ट्रिक है। यानी ये सब एक्चुअली में फिश नहीं है, बस नाम में मछली लगा हुआ है ना। बात समझ में आ गई? चलिए, तो क्या है? रेजर से कटने पर क्राई मत करो, सिल्वर जेल लगाकर स्टार लाइक चमको, लोग तुम्हें हक करेंगे। सारा ट्रू फिश फॉल्स फिश खत्म। इसका एक टेबल लगाएंगे और क्या सवाल बनता है उसको भी हम लोग देखते हैं। ट्रिक याद ही नहीं होगा, तब नहीं होगा याद तो तुम छोड़ देना, है ना। गजब है ना। हम ऑनलाइन वाले के साथ मजाक चल रहा है क्या? क्या हो गया सपना जी आपके साथ? हैं बताइए। रोहित जी का कहना है सर आप जहां तहां से पढ़ा रहे हैं। जहां चलो, चलिए अब हम लोग बात करते हैं अगले पॉइंट पर, सवाल की तरफ चलते हैं। बाकी ये सब आता रहेगा। आज हमारा क्या है कि वही विज्ञान की प्रमुख शाखाएं और उसके बाद सेल। ट्रू फेस इसको छोड़ के जितना वो सब होगा ट्रू फेस, है ना। बाकी
लिख एक दिन में पूरा टेबल लगा देंगे ट्रू फिश फॉल्स फिश का ना, बता देंगे अभी आपको, अभी आज की क्लास में ही आपको बता देंगे, टेंशन मत लीजिए। हेमेटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? रक्त का। रक्त के बारे में याद रखना, इसका पीएच मान जो होता है 7.4 होता है। रक्त के बारे में याद रखिएगा, इसका भार हमारे बॉडी के भार का कितना होता है? 8 से 10% होता है। एक सामान्य वयस्क में 5 से 6 लीटर रक्त होता है। और रक्त क्या है? तो याद रखिएगा, रक्त जो है आपका एक द्रव संयोजी उत्तक है। क्या है? द्रव संयोजी उत्तक है। रक्त के बारे में याद रखना, रक्त के निर्माण की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? हेमोपोइसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेमोपोइसिस। ये भी आपसे पूछा जाता है। रक्त से याद रखना, मानव शरीर का रुधिर बैंक किसे कहते हैं? मानव शरीर का रुधिर बैंक प्लीहा या स्प्लीन को कहा जाता है। प्लीहा या स्प्लीन को, या तिल्ली, तिल्ली भी बोलते हैं इसको, इसे कहा जाता है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं इसके आगे कि हड्डियों का जो स्टडी है इसे ऑस्टियोलॉजी बोलते हैं, और हड्डियों का जो निर्माण है उसे ऑस्टियोजेनेसिस कहते हैं, यानी अस्थि जनन। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, हाँ, हेमोपोइसिस यानी जो है रक्त के निर्माण की प्रक्रिया, जो हमारे शरीर में जो ब्लड बनता है ना, उसके प्रोसेस को, रक्त के निर्माण की प्रक्रिया को हेमोपोइसिस बोलते हैं। हड्डी के निर्माण की प्रक्रिया को ऑस्टियोजेनेसिस या फिर उसे अस्थि जनन कहते हैं। और हमारी हड्डी में कौन सा प्रोटीन होता है? तो याद रखिएगा, ऑसिन नामक प्रोटीन होता है। कुछ कुछ चीजें और लिखनी है तो लिख लीजिए, हालांकि ये सब पता होगा आपको। सबसे लंबी हड्डी फीमर है, पता ही है ना ये सब जी। सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेपीज। सबसे, ये लिख नहीं रहा हूं मैं सबसे छोटी वाली, ये सबको पता होगा। सबसे, इसके बाद जो मजबूत हड्डी है, जबड़े की हड्डी, है ना। अच्छा ये बताओ, ब्यूटी बोन किसको कहते हैं? कॉलर बोन को, है ना। चलो, हाँ, हड्डियों के निर्माण की प्रक्रिया को अस्थि जनन या ऑस्टियोजेनेसिस कहते हैं। चलिए, अच्छा ये बताओ तुम लोग, वर्ल्ड ब्लड डोनर डे कब मनाया जाता है? विश्व रक्तदाता दिवस 14 जून को, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछ दिया जाता है ना। हर्पेटोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है? देखिए, मछलियों का जो स्टडी होता है इक्थायोलॉजी कहलाता है। क्या? इक्थायोलॉजी। कीटों का जो अध्ययन है उसे क्या कहते हैं? एंटोमोलॉजी। और कीट किस संघ से बिलोंग करता है? कीट जो है किस संघ से बिलोंग करता है? आर्थ्रोपोडा संघ से बिलोंग करता है। कीट का श्वसन अंग क्या है? ट्रैकिया। कीट का जो पैर होता है कितना होता है? 3 जोड़ी, 3 जोड़ी पैर होता है। ठीक है, सरीसृप और उभयचर के अध्ययन को क्या कहा जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, और इसी के अध्ययन को हम लोग क्या बोलते हैं? हर्पेटोलॉजी। अगर आपसे स्पेशली पूछ दे कि सांप का अध्ययन, सांप का अध्ययन जो है ना, याद रखिएगा, इसे कहते हैं एक तो सरपेंटोलॉजी, सरपेंटोलॉजी। दूसरा याद रखिएगा, इसी को कहा जाता है ऑफियोलॉजी, ऑफियोलॉजी, या फिर इसी को कहा जाता है, याद रखिएगा, ऑफिडियोलॉजी। क्या बोलते हैं? ऑफिडियोलॉजी। ये सब सांप का ही अध्ययन है। और सांप की जो जहर होती है, याद रखिएगा, सांप का जो पॉइजन होता है वो किसमें होता है? उसके लार ग्रंथि में होता है। सांप का जहर जो होता है उसके लार ग्रंथि में, और कौन सा? पैरोटिड लार ग्रंथि में। और टॉक्सिन्स के बारे में याद रखिएगा, जहर जो होता है, जहर, जहर की स्टडी को क्या बोलते हैं, या पॉइजन की स्टडी को क्या बोलते हैं?
याद रखना टॉक्सिकोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टॉक्सिकोलॉजी। ठीक है, टॉक्सिकोलॉजी। अरे पीडीएफ मिल जाएगा भाई, है ना, पढ़ लो, है ना। पीडीएफ जब बोले अभी 12 बजे तक मिल जाएगा, है ना। अब हम लोग बात करते हैं इसके आगे। नेक्स्ट है, ये बताइए आपकी पादप जगत का सरीसृप किसे कहा जाता है? पादप जगत का सरीसृप किसे कहते हैं? कई बार आपको बता चुके हैं। टेरिडोफाइट को पादप जगत का सरीसृप कहते हैं, और पादप जगत का उभयचर किसे कहते हैं? ब्रायोफाइट को। ब्रायोफाइट को ही पहले स्थलीय पादप के रूप में जाना जाता है, और टेरिडोफाइट को पहले संवहनी पादप के रूप में जानते हैं। यानी टेरिडोफाइट ही पहला पादप था जिसमें क्या मिला? जाइलम और फ्लोएम मिला, है ना। तो इसलिए उसे फर्स्ट वस्कुलर प्लांट भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिस्टोलॉजी किस विज्ञान से संबंधित है? यकृत विज्ञान को क्या बोलते हैं? हेपेटोलॉजी। यकृत हमारे शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि है। यकृत हमारे शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग है ना। यकृत का जो पुनर्योजन शक्ति होता है सबसे ज्यादा होता है ना जी। पुनर्योजन शक्ति सबसे ज्यादा। यकृत बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। यकृत जो है ना, याद रखिएगा कि ये मतलब निर्विषीकरण का काम करता है। निर्विषीकरण का मतलब क्या? डिटॉक्सिफाइंग ऑर्गन है ना। निर्विषीकरण का काम करता है, मतलब कि टॉक्सिन्स को खत्म करता है हमारे शरीर में। और इसमें मौजूद एक पर्टिकुलर सेल होती है जो कि क्या करती है? निर्विषीकरण का काम करती है। उसे बोलते हैं हम लोग कफर्स सेल। क्या बोलते हैं उसको? कफर्स सेल, या फिर कफर्स कोशिका कहते हैं। साथ ही साथ याद रखिएगा, यकृत को ही क्या कहा जाता है? इसे मानव शरीर का रासायनिक प्रयोगशाला क्या कहा जाता है? मानव शरीर का रासायनिक प्रयोगशाला। इसी का काम क्या होता है? तो याद रखिएगा, यही यकृत ही ग्लूकोज को किस में बदल देता है? ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल देता है। यही यकृत है, ये क्या करता है? अमोनिया और यूरिक अम्ल को किस में बदलता है? अमोनिया एंड यूरिक एसिड को किस में बदलता है? याद रखिएगा, यूरिया में बदलता है। यानी कि हमारे शरीर में यूरिया का निर्माण कौन करता है? लीवर, यानी कि यकृत करता है। वर्ल्ड लीवर डे कब मनाते हैं? 19 अप्रैल को मनाते हैं। याद रखिएगा, एक बीमारी होती है जॉन्डिस, इसमें क्या प्रभावित होता है? लीवर ही प्रभावित होता है। हेपेटाइटिस नामक बीमारी में भी क्या प्रभावित होता है? लीवर ही प्रभावित होता है। ठीक है, हाँ। इसके बाद याद रखिएगा, जो आपका ज्यादा अल्कोहल के सेवन पर लीवर प्रभावित होता है, और उस बीमारी को क्या बोलते हैं? लीवर सिरोसिस, है ना। लीवर सिरोसिस। इसके बाद अगला याद रखिएगा, है ना। नेक्स्ट याद रखना है कि पित्त रस का निर्माण लीवर में होता है। लीवर का वेट कितना होता है? तो ये भी लिख लेना। ये आपका इसका वेट जो होता है 1500 से 1600 ग्राम के बीच होता है। 1500 से 1600 ग्राम के बीच होता है। तो ये सारा पॉइंट आपको लीवर के बारे में पता होना चाहिए, कहीं से भी आपका सवाल बन सकता है। कोशिका विज्ञान जो है आपका वो क्या है? साइटोलॉजी, है ना। खगोल विज्ञान जो है आपका वही एस्ट्रोलॉजी है, आई थिंक, है ना। और उत्तक विज्ञान जो है ना, ये क्या है आपका? हिस्टोलॉजी। अब देखिए, उत्तक विज्ञान की बात करें तो फादर ऑफ हिस्टोलॉजी अगर आपसे पूछा जाए, फादर ऑफ हिस्टोलॉजी कौन है? तो याद रखना, मार्सेलो मालपिघी। मार्सेलो मालपिघी ये है फादर ऑफ हिस्टोलॉजी। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि हिस्टोलॉजी टर्म किसने दिया, हिस्टोलॉजी टर्म किसने दिया, तो ये दिया था मेयर ने। किसने दिया था? मेयर। पूरा नाम अर्नेस्ट मेयर था, लेकिन सिर्फ मेयर भी याद रखिए, चलेगा। बात समझ में आ गई? टिश्यू क्या होता है? टिश्यू के बारे में याद रखना, टिश्यू ऐसे कोशिकाओं का समूह होता है,
ऐसी कोशिकाओं का समूह जिसका उत्पत्ति, संरचना एवं कार्य समान हो। ऐसा ये नहीं होगा कि, ध्यान से समझिएगा, ऐसा नहीं है कि हेपेटोसाइट और न्यूरॉन मिलकर के टिश्यू बनाएगा, नहीं। हेपेटोसाइट और न्यूरॉन या नर्व सेल मिलकर के टिश्यू बना देगा क्या? नहीं। यानी हेपेटोसाइट जैसी मतलब ऐसी कोशिकाओं का समूह है जिसकी उत्पत्ति सेम है, संरचना सेम है, कार्य सेम है। यानी कि अगर हेपेटोसाइट से मतलब अगर टिश्यू बनेगा तो उसमें सिर्फ और सिर्फ हेपेटोसाइट्स ही होंगी। जैसे अगर मान लीजिए नेफ्रॉन है, किडनी में मिलता है ना। अब नेफ्रॉन न्यूरॉन मिलकर के टिश्यू बनाएगा क्या? नहीं। नेफ्रॉन की कोशिकाएं सिर्फ होनी चाहिए, तब जाकर के आपको क्या बनेगा? टिश्यू बनेगा। यानी एक ही जैसी कोशिकाओं का समूह होता है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन है ऑर्निथोलॉजी। ये तो आसान है, आप लोगों को पता होगा। ऑर्निथोलॉजी जो होता है पक्षियों का अध्ययन होता है। पक्षियों का जो साउंड बॉक्स होता है उसे क्या बोलते हैं? सायरिंग्स कहते हैं। पक्षियों में क्या नहीं होता? तो याद रखना, इसमें एक तो मूत्राशय नहीं होता, साथ ही साथ क्या नहीं होता है? गर्भाशय नहीं होती है, लिखेंगे, वो भी लिखेंगे, नहीं होती है। इनमें जो पाया जाता है क्या? न्यूमेटोबोन्स पाया जाता है। न्यूमेटोबोन्स, न्यूमेटोबोन्स ये का मतलब ये है कि खोखली हड्डी मिलती है, और ये क्या करती है ना, इस न्यूमेटोबोन में हवा भरती है, हवा भरी होती है, जिससे उनको क्या मिलता है? उड़ने में क्या मिलता है? मदद मिलता है। सबसे बड़ी पक्षी तो क्या है? शुतुरमुर्ग। सबसे छोटी पक्षी हमिंग बर्ड। ये सब लिखने का जरूरत नहीं है ना। एकमात्र पक्षी जो पीछे की तरफ उड़ सकती है, सबसे तेज उड़ने वाली पक्षी, अच्छा सबसे तेज उड़ने वाली भी हमिंग बर्ड, सबसे तेज उड़ने वाली स्विफ्ट, स्विफ्ट यानी अबाबिल, है ना। मैं लिख देता हूं यहां पे, सबसे तेज उड़ने वाली अबाबिल, अबाबिल या फिर इसे बोलते हैं स्विफ्ट। इसके बाद याद रखिएगा, जो बर्ड के हार्ट में कितना चैम्बर? 4 चैम्बर, मतलब 4 कोष्ठक वाला हृदय होता है। बर्ड जो होता है, इसके बाद याद रखिएगा, ये सांस कहां से लेता है? लंग से। कहां से सांस लेता है? लंग से सांस लेता है ना। तो ये सारी चीजें बर्ड के बारे में पता होनी चाहिए। अब देखिए यहां पर जो विषाणुओं का अध्ययन होता है वो क्या होता है? वायरोलॉजी। क्या बोलते हैं? वायरोलॉजी। एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी कहां पर है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी यह है आपका पुणे में। किधर है? पुणे में। और जानवरों का अध्ययन आपको पता है क्या कहलाता है? जूलॉजी। यहीं से 2 पॉइंट आपको लिखना है। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय जंतु विज्ञान सर्वेक्षण संस्थान, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसका मुख्यालय किधर है? बताओ। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, वेरी गुड, कोलकाता में है, लिख लेना। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहां पर है? कोलकाता में है। और साथ ही साथ याद रखना, नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहां पर है? लखनऊ में। राष्ट्रीय पादप विज्ञान अनुसंधान संस्थान, ये कहां पर है? लखनऊ में है। ठीक है, चलिए। सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहां पर है? सर्वे ऑफ इंडिया सिर्फ देहरादून। कहां पर है? देहरादून। लखनऊ है नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहां पर है? लखनऊ में। लखनऊ में केंद्रीय आम अनुसंधान संस्थान है, केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान है ना। इसके बाद केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान है। ऑन्कोलॉजी संबंधित है, आसान है ये तो। कैंसर से जो जीन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है उसको क्या बोलते हैं? ऑन्कोजीन, है ना। और जो सेल होता है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल उसको क्या बोलते हैं? ऑन्कोसाइट, है ना। अब ये बताइए कि सामान्य कैंसर के उपचार में किस समस्थानिक का प्रयोग करते हैं? कोबाल्ट 60, है ना। इसके बाद थायराइड ग्रंथि के कैंसर के उपचार में आयोडीन 131। कैंसर के ट्यूमर का पता लगाने में किसका यूज करते हैं?
आर्सेनिक 74, है ना। कैंसर के ट्यूमर का पता लगाने के लिए आर्सेनिक 74। ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड जो आपका कैंसर है उसके इलाज में किसका यूज करते हैं? फास्फोरस 32। ठीक है। अब देखो कैंसर डे कब मनाते हैं? 4 फरवरी को। आपके एग्जाम में एड्स डे पूछा गया है। एड्स डे 1 दिसंबर। एड्स जो होता है किसके कारण? एक वायरस होता है HIV, और एड्स में आपका टेस्ट होता है एक तो एलिसा। एलिसा का मतलब एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट असे, और एक होता है आपका वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट। कौन सा? वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट, ये भी इसी के लिए होता है। इसके बाद याद रखिएगा ट्यूबरक्लोसिस, टीबी। टीबी को ही हम लोग व्हाइट प्लेग कहते हैं। क्या बोलते हैं? ये जिसके कारण होता है उस जीवाणु का नाम है माइकोबैक्टीरियम। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। इस जीवाणु को कौन खोजा है? आपको बताए हैं कई बार, 3 रॉबर्ट याद रखना। रॉबर्ट हु क्या खोजा? कोशिका। रॉबर्ट ब्राउन क्या खोजा? केंद्रक का, है ना। और रॉबर्ट कॉच तीसरा बोले, है ना। रॉबर्ट कॉच याद रखना है। इसने टीबी और हैजा का जीवाणु खोजा। किसका किसका? टीबी और हैजा का। टीबी जो फैलता है किससे? तो याद रखना हवा से। प्रभावित क्या होता है इसमें? फेफड़ा। इसके बाद दोस्तों याद रखिएगा ये जो टीबी है इसके लिए टेस्ट कौन सा होता है? मेंटॉक्स टेस्ट। टीबी के इलाज में हम लोग यूज करते हैं एक टीका BCG। बी का मतलब क्या? बैसिलस। सी का मतलब क्या? कैलमेट। और जी का मतलब क्या होता है? ग्यूरिन। और नाम ये जो है इसका पड़ा है, इसको एक्चुअली बनाने वाले थे कैलमेट एंड ग्यूरिन। इन दोनों ने मिलकर के ये BCG का टीका तैयार किया था। किसने किसने? कैलमेट और ग्यूरिन ने। ये याद रखिएगा। टीबी डे कब मनाते हैं? 24 मार्च को, है ना। टीबी डे कब मनाते हैं? 24 मार्च को। और टीबी के दोस्तों इलाज में एक मेथड यूज होता है, डॉट्स मेथड। इसको क्या बोलते हैं? डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। ठीक है। पोलियो की बात कर लेते हैं। पोलियो जो होता है किसके कारण? वायरस के कारण। कौन सा वायरस? मतलब क्या कहते हैं? इस वायरस का नाम है एंटेरो वायरस, है ना। और अलग अलग नाम से भी जानते हैं, है ना। ये पोलियो का जो वायरस होता है हमारे शरीर में प्रवेश करता है कैसे? फूड से। कैसे प्रवेश करता है? खाने से। पोलियो में हमारा नर्वस सिस्टम प्रभावित होता है, मसल्स प्रभावित होता है, लिम्फ प्रभावित होता है, और इस पोलियो में पैरालाइसिस हो जाता है। क्या हो जाता है? पैरालाइसिस। पोलियो का जो टीका है, वैक्सीन है, वो सबसे पहले किसने डेवलप किया था? जोनास साक ने। लेकिन जो पोलियो ड्रॉप है, ओरल पोलियो वैक्सीन, वो किसने तैयार किया? एल्बर्ट सेबिन ने, है ना। और वर्ल्ड पोलियो डे कब मनाते हैं? तो ये मनाते हैं 24 अक्टूबर को। और इसी 24 अक्टूबर को मनाते हैं यूनाइटेड नेशंस डे। ये आपके एग्जाम में 2-3 बार पूछा गया है, यूनाइटेड नेशंस डे कब मनाया जाता है ना। 24 अक्टूबर को ही पोलियो डे भी मनाते हैं और यूनाइटेड नेशंस डे भी मनाते हैं। अच्छा, ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है, ये इसका नाम है व्हाइट प्लेग। व्हाइट प्लेग भी कहते हैं। अच्छा, रॉबर्ट कॉच ने टीबी और हैजा के जीवाणु को खोजा है ना। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नाम है टीबी के जीवाणु का। ठीक है जी, आगे चलें। आर्कियोलॉजी। अच्छा, ये तो ठीक है। यहां पर देखो मकड़ी का अध्ययन रह गया था, इसमें लिख लो मकड़ी जो है ना, इसका अध्ययन लिख लो। इसको बोलते हैं एरेक्नोलॉजी। क्या बोलते हैं? एरेक्नोलॉजी। लिख लेना इस चीज को, इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है आपसे, है ना। मकड़ियों का अध्ययन एरेक्नोलॉजी। और एक होता है जैसे ऑर्निथोलॉजी, एक होता है ओनेरोलॉजी। ओनेरोलॉजी किसका स्टडी है? ओनेरोलॉजी, हाँ, किसका? मधुमक्खी का। ऐसा अध्ययन पर्टिकुलर कुछ नहीं है। मधुमक्खी का जो उत्पादन है ना, वो है एपीकल्चर। ऐसा उसका पर्टिकुलर स्टडी तो ऐसा कुछ मैंने नहीं देखा है
कि कभी किसी एग्जाम में पूछा गया हो, या अगर उसे आप मतलब रखेंगे तो इंसेक्ट की कैटेगरी में रखेंगे, और लगभग जितने भी कीड़े मकोड़े टाइप का होता है ना, उनका स्टडी मतलब आपका एंटोमोलॉजी ही कहलाता है ना। ऐसा पर्टिकुलर उसके लिए कोई ऐसा सवाल नहीं बनाया आज तक पेपर में, अगर रहता तो मैं अवश्य बताता। आर्कियोलॉजी में अध्ययन किया जाता है पुरातत्विक स्थलों का। ये तो बेसिक सा क्वेश्चन है। क्या हुआ? अच्छा, ऑनेरोलॉजी सपनों का अध्ययन, ड्रीम का स्टडी जो है उसे बोलते हैं ऑनेरोलॉजी। और ड्रीम को याद करने में हेल्प कौन करता है? विटामिन B6, विटामिन B6 यानी पायरोडॉक्सिन। माइकोलॉजी में अध्ययन किया जाता है, ये ASI का मुख्यालय कोलकाता में है ना? कोलकाता में ही है ना जी? देख लेना, कोलकाता में ही है मेरे हिसाब से, एक बार चेक कर लेना, है ना? हाँ। अब देखिए माइकोलॉजी की बात करते हैं तो ये किसका अध्ययन है? कवकों का। कवक के बारे में याद रखिएगा, फंजाई के बारे में स्टडी तो पता चली गया। इसका जो सेल वॉल होता है वो काइटिन से बनता है। किससे? काइटिन से। काइटिन जो है ग्लूकोज से ही मिलकर बना होता है ये भी। और ये अपने फूड को किस फॉर्म में स्टोर करता है? ये अपने फूड को किस फॉर्म में स्टोर करता है? तो याद रखिएगा ग्लाइकोजन के फॉर्म में। किस फॉर्म में? और फंजाई जो होते हैं ये आपके एक तो सैप्रोफाइजिक होते हैं, नई दिल्ली में वही, ठीक है, देख लीजिएगा, वो हिस्ट्री का वो सवाल है ना, कि ये मृतोपजीवी है ना, देख लेना कहां पर है, हो सकता है नई दिल्ली में हो, है ना। मृतोपजीवी जो है, मृतोपजीवी जो है एक तो आपका मशरूम है, इसमें मशरूम एक ऐसा कवक है, हाँ मशरूम, जिसको कुकुरमुत्ता भी बोलते हैं इसको। इसलिए हमारे तरफ जो मतलब बूढ़ी पुरानी औरतें हैं, है ना, वो मशरूम को मतलब एज ए नॉनवेज मानती हैं वो लोग, है ना। क्यों? क्योंकि देखिए हम लोग जो है, हम लोगों के शरीर में भी फूड किस फॉर्म में स्टोर होता है? ग्लाइकोजन के फॉर्म में। ये भी अपने फूड को किस फॉर्म में स्टोर करता है? ग्लाइकोजन के फॉर्म में। इसलिए गांव में आजकल भी महिलाएं मशरूम को किस कैटेगरी में, जो वेजिटेरियन होती हैं वो मशरूम को नहीं खाती हैं, कि ये भी उनको भी नॉनवेज ही मानती हैं वो लोग, है ना। क्योंकि ये मतलब साइंटिफिक रीजन है इसके पीछे कि ये भी ग्लाइकोजन के फॉर्म में अपना फूड स्टोर करता है। मशरूम के बाद याद रखिएगा एक है ब्रेड मोल्ड। ब्रेड मोल्ड, ब्रेड मोल्ड यानी ब्रेड के ऊपर नहीं लग जाता है जो, इसको बोलते हैं क्या? राइजोपस। क्या बोलते हैं इसको? राइजोपस नामक फंजाई। फंजाई। इसके बाद दोस्तों कुछ होते हैं आपके पैरासिटिक होते हैं। पैरासिटिक यानी परजीवी भी होते हैं ये, लेकिन ये हेट्रोट्रॉप नहीं होते, ये मतलब सॉरी ऑटोट्रॉप नहीं होते, ये अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं। जितने भी परजीवी होंगे, जितने भी मतलब फंजाई होंगे, वो सारे कैसे होंगे? परपोषी होंगे, यानी हेट्रोट्रॉप होंगे। ये हेट्रोट्रॉप का ही टाइप होता है। कुछ मृतोपजीवी हैं, कुछ आपके पैरासिटिक हैं। पैरासिटिक फंजाई में कौन कौन आएगा पता है? जो बीमारी वाला फंजाई है हमारे शरीर में, जैसे एक फंजाई है उसके कारण रोग होता है आपका अस्थमा, है ना। जैसे इसको याद रखने का ट्रिक है बरसा, बरसा, है ना, इससे आप फंजाई वाले सारे बीमारी याद रख सकते हो। बाल्डनोस यानी गंजापन बोलते हैं इसको। ए से अस्थमा, ये जिसके कारण होता है, किसके कारण होता है ये अस्थमा जी? अरे बताओ भाई। एस ये होता है आपका, याद रखना, एस्परगिलस फैमिगेटस। आर से क्या होता है? तो रिंगवॉर्म। ये फंजाई से होने वाला रोग है, रिंगवॉर्म, यानी जिसे हम लोग बोलते हैं दाद। इसके बाद एस से होता है स्कैबीज। स्कैबीज से मतलब खुजली। और ए से होता है आपका, ये जो लास्ट वाला ए है, इससे याद रखना एथलीट फूट। ट्राइकोफेटोनी नामक फंजाई के कारण होता है। सारा फंजाई वाला रोग खत्म। ये 5 रोग है जो कि कवक से होता है। ट्रिक है आपका बर्षा। बी से बाल्डनोस, बाल्डनोस मतलब गंजापन। ए से अस्थमा, अस्थमा यानी हिंदी में बोलते हैं दमा। क्या बोलते हैं उसे? दमा। आर से क्या है? रिंगवॉर्म यानी दाद, है ना, जिसमें कि व्हाइट व्हाइट स्पॉट हो जाता है स्किन पे। एस से स्कैबीज, ए से एथलीट फुट। ये सब कवक के कारण होता है, अलग अलग कवक के कारण। तो वो जितना भी कवक होगा वो कैसा होगा? पैरासिटिक कवक होगा। ठीक है जी।
बात समझ में आ गया? चलो अब इसके बारे में अगले पॉइंट पर चलते हैं। प्रोटोजोआ के बारे में याद रखना, प्रोटोजोआ शब्द किसने दिया है, प्रोटोजोआ टर्म जो दिया है वो किसने दिया है, गोल्डफस ने दिया है। किसने? गोल्डफस ने। प्रोटोजोआ का उदाहरण याद रखिएगा कौन कौन होता है। अमीबा होता है ना, अमीबा, पैरामीशियम, युगलिना, ये सब क्या है, ये सब आपका प्रोटोजोआ होता है। जो आपका पैरामीशियम के बारे में याद रखना, इसका शेप जो होता है ना पैरामीशियम का चप्पल के जैसा होता है, जैसा स्लीपर होता है ना, स्लीपर के जैसा होता है, इसलिए इसे चप्पल जंतु कहते हैं। लिख लेना, ये सब पॉइंट इंपॉर्टेंट है। जो युगलिना है इसको क्या बोलते हैं, हरा प्रोटोजोआ। क्या बोलते हैं इसको? हरा प्रोटोजोआ कहते हैं, हरा प्रोटोजोआ। और अमीबा के बारे में याद रखना कि अमीबा में क्या होता है ना, अमीबा यूनिसेलुलर होता है। प्रोटोजोआ के अंदर जितने भी लिविंग्स होंगे, जितने भी जीव होंगे प्रोटोजोआ के अंदर, सभी कैसे होंगे, एक कोशिकीय होंगे। कैसे? एक कोशिकीय, यूनिसेलुलर। और इनमें सेल कैसा मिलता है, तो ससीम केंद्रक कोशिका मिलता है, यानी यूकैरियोटिक सेल मिलता है। कैसा सेल मिलता है? यूकैरियोटिक सेल, यानी ससीम केंद्रक कोशिका मिलती है इनमें। अब अमीबा जो है ये भी कैसा है, यूनिसेलुलर है, लेकिन अमीबा जो है ना अपना शेप बदल सकता है। क्या कर सकता है वो? अपना शेप बदल सकता है। अमीबा के बारे में याद रखना, उसमें एक कूटपाद मिलता है। क्या मिलता है? कूटपाद, जिसे हम लोग स्यूडोपोड कहते हैं। ये कूटपाद इसे दो चीज में हेल्प करता है, एक तो भोजन को निगलने में, एक तो भोजन को निगलने में, और दूसरा भोजन को क्या करने में, पचाने में नहीं। याद रखना ये हेल्प करता है लोकोमोशन में, लोकोमोशन यानी मूवमेंट में, लोकोमोशन यानी चलने फिरने में, उस चलने में, ये जो मूवमेंट में है ना हेल्प करता है। अमीबा में पाचन जो होता है ना, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है ये भी, उसमें जो पाचन होता है कहां पर होता है, फूड वैक्यूल्स में होता है। किधर होता है? फूड वैक्यूल्स में, है ना। इसमें क्या होता है, इसमें डाइजेशन होता है। ये सब पॉइंट आपको याद रखना है, कहीं से भी आपसे सवाल बन सकता है। शैवाल के बारे में पता है, शैवाल की स्टडी को क्या बोलते हैं हम लोग, फाइकोलॉजी। शैवाल का सेल वॉल किससे बना होता है, सेलुलोज से। शैवाल किससे बिलोंग करता है, याद रखना थैलोफाइटा संघ से। जैसे आपको मैंने पहले भी बताया है कि जैसे एनिमल किंगडम का सबसे बड़ा जो फाइलम है वो क्या है आपका, ऑर्थ्रोपोडा। और ऑर्थ्रोपोडा में सबसे ज्यादा क्या मिलता है, कीड़ा मकोड़ा यानी इंसेक्ट। उसी तरह प्लांट का जो सबसे बड़ा वो डिवीजन है वो कौन सा है, वो है थैलोफाइटा। और थैलोफाइटा में सबसे ज्यादा क्या मिलता है, एल्गी। इसलिए थैलोफाइटा समूह को एल्गी समूह भी कहते हैं। कई बार पूछा जाता है हमारे मतलब अर्थ पर सबसे पहले आने वाले पादप कौन थे, शैवाल ही थे, है ना। और इनका याद रखना फोटोसिंथेसिस में जो मतलब सबसे ज्यादा जो फोटोसिंथेसिस को फिक्स मतलब जो मतलब करने वाले जो पेड़ हैं वो कौन है आपके, शैवाल हैं। हमारे अर्थ पे जितना भी फोटोसिंथेसिस होता है उसका लगभग 90% फोटोसिंथेसिस सिर्फ और सिर्फ किसके द्वारा किया जाता है, शैवालों के द्वारा किया जाता है। और शैवाल भी अपने फूड को किस फॉर्म में स्टोर करते हैं, यह भी अपने भोजन को याद रखिएगा, स्टार्च के रूप में क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, स्टार्च के रूप में, मंड के रूप में। आसान क्वेश्चन है, ये आपको कराया गया है पहले ही। मर्मेकोलॉजी कई बार बताया है क्लास में। चींटियों का अध्ययन क्या कहलाता है, मर्मेकोलॉजी। मत्स्यों का अध्ययन इक्थायोलॉजी, पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी, मकड़ियों का अध्ययन एरेक्नोलॉजी। और याद रखना जब चींटियों के द्वारा परागन हो, चींटियों के द्वारा परागन हो, परागन मतलब पता है ना जी, पराग कण का एंथर से कहां तक, स्टिग्मा तक पहुंचना। तो याद रखिएगा जब भी चींटियों के द्वारा परागन होता है ना तो उसके लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं क्या, मर्मिकोफिली। क्या, मर्मिकोफिली। और लाल चींटी में कौन सा अम्ल होता है, फॉर्मिक एसिड, जिसको हम लोग मिथानोइक एसिड भी कहते हैं, है ना। और कई बार पूछा जाता है ऐसा कौन सा जीव है जिसका जो आंख है उसके हेड की अपेक्षा सबसे बड़ा होता है। तो चींटी का आंख जो होता है ना उसके सर की अपेक्षा सबसे क्या होता है, बड़ा होता है। इस तरह का सवाल भी आपसे बनेगा, याद रखना है इस चीज को। अगला क्वेश्चन है पोमोलॉजी, बहुत आसान है ये तो। फलों का अध्ययन पोमोलॉजी, फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी,
सब्जियों का अध्ययन ऐसा तो कुछ नहीं होता, लेकिन इसका जो उत्पादन होता है क्या होता है, ऑलरी कल्चर। ऑलरी कल्चर। और केंद्रीय साग भाजी अनुसंधान संस्थान कहां पर है, वाराणसी में है। ठीक है। सब्जियों का सड़ना किस चेंज का उदाहरण है, केमिकल चेंज। कैसा, केमिकल चेंज। अगला है एपीकल्चर शब्द का निम्न में से किससे, आसानी है ना, मधुमक्खी पालन से। और मधुमक्खी से जो शहद मिलता है, इस शहद में क्या होता है जी, फ्रक्टोज, जो प्राकृतिक रूप से मिलने वाला सबसे मीठा कार्बोहाइड्रेट है फ्रक्टोज, है ना। चलिए नेक्स्ट है इसके बाद बकड़ी। तो बकड़ी के बारे में ये बताओ, केंद्रीय बकड़ी अनुसंधान संस्थान कहां पर है, मथुरा में। कहां पर, मथुरा में, है ना। और पश्मीना नामक जो शॉल है वो किससे, बकड़ी से ही मिलता है। क्या, हाँ, बकरी की प्रजाति से। अच्छा, सबसे पहला जो याद रखना क्लोन किया गया पशु था, जिसका क्लोन तैयार हुआ था, वो था भेड़। और उस पशु का, उसका नाम क्या था, डॉली। क्या नाम था, डॉली। ये चीज भी याद रखिएगा, पूछ देता है एग्जाम में। सेरीकल्चर शब्द निम्न में से किससे संबंधित है, रेशम की खेती से। रेशम का उत्पादन मॉरीकल्चर भी कहलाता है। क्या कहलाता है, मॉरीकल्चर। रेशम से याद रखना, कृत्रिम रेशम जो होता है ना, कृत्रिम रेशम जो होता है वो किसे कहते हैं हम लोग, रेयॉन को। ये किससे मिलकर बनता है, सेलुलोज से। किससे मिलकर बनता है जी, सेलुलोज से। साथ ही साथ याद रखना, प्राकृतिक रेशम जो होता है वो किससे प्राप्त होता है, प्राकृतिक रेशम ये मिलता है आपका, याद रखिएगा, प्रोटीन से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है, प्रोटीन से, है ना। बाकी अंगूर की खेती को क्या बोलते हैं, वीटी कल्चर। और अंगूर में कौन सा अम्ल होता है, सिट्रिक, माना कुछ भी तुम लोग ना एकदम, टार्टरिक एसिड। और टार्टरिक एसिड में बेकिंग पाउडर मिलाते हैं तो बेकिंग सोडा मिलाते हैं तो क्या बनता है, बेकिंग पाउडर, है ना। चलो नेक्स्ट है इसके बाद विटीकल्चर है, तो ये तो पता ही है, एक ही चीज है, इसमें क्या, अंगूर की खेती से संबंधित है। नेक्स्ट है इसके बाद हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है बागवानी कृषि का। कृषि कृषि आ रहा है बार बार, तो याद रखना, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, न्यू दिल्ली में, है ना। ये कहां पर है, नई दिल्ली। और एक याद रख लेना, खाद्य एवं कृषि संगठन, रोम में, FAO बोलते हैं इसको, खाद्य एवं कृषि संगठन, ये रोम इटली में है। और इसके बाद याद रखना, वर्ल्ड फूड डे, वर्ल्ड फूड डे, विश्व खाद्य दिवस, ये मनाते हैं 16 अक्टूबर को। कब मनाते हैं, 16 अक्टूबर को। नेक्स्ट है इसके बाद अगले सवाल पर चलते हैं। कह रहा फ्लोरिकल्चर के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है। अध्ययन नहीं होता, एक्चुअली में उत्पादन होता है। अध्ययन तो होता है एंथोलॉजी, ये उत्पादन होगा। उत्पादन किसका होता है, फूलों का। वहां पर उत्पादन कर लीजिएगा उसको, है ना। पीसी कल्चर के अंतर्गत किसका अध्ययन नहीं, अध्ययन नहीं होगा, उत्पादन होगा। अध्ययन इक्थायोलॉजी होता है ना। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, मत्स्य पालन। और इसके उत्पादन को बढ़ाने के लिए कौन सा रिवॉल्यूशन आया था, ब्लू रिवॉल्यूशन। फादर ऑफ ब्लू रिवॉल्यूशन कौन है, हीरालाल चौधरी। और सेंट्रल फिश रिसर्च इंस्टीट्यूट हैदराबाद में, सेंट्रल मैरीन फिश रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी केंद्रीय समुद्री मीन अनुसंधान संस्थान, यह चेन्नई में, कहां पर है, चेन्नई में, सेंट्रल मैरीन फिश रिसर्च इंस्टीट्यूट बोलते हैं इसको। यह कहां पर है, यह है आपका चेन्नई में। कीट पालन एंटोमोलॉजी है ना। मधुमक्खी का पालन आपका, कीट पालन नहीं, कीटों का अध्ययन है एंटोमोलॉजी। मधुमक्खी पालन एपीकल्चर। अगला क्वेश्चन है, बंदर, बानर, वन मानुष आदि प्रजातियों जैसे के व्यवहार का अध्ययन क्या कहलाता है। एंथ्रोपोलॉजी जो है ना, याद रखिएगा, ह्यूमन,
का जो बिहेवियर होता है ना, या ह्यूमन के बिहेवियर का जो स्टडी होता है उसे बोलते हैं एंथ्रोपोलॉजी। इसे कहते हैं प्राइमेटोलॉजी। क्या बोलते हैं इसे? प्राइमेटोलॉजी, क्योंकि ये सभी प्राइमेट्स, इनका जो मतलब क्या कहते हैं, जो एक तरह से अम, रुक जाओ एक मिनट, दिखाते हैं आपको यहीं पर। प्राइमेटोलॉजी होगा, एक सेकंड रुक जाओ। क्लासिफिकेशन 7, एक मिनट रुको ना जी। देखो, ये चीज याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है और इसका क्रम खास करके ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वाला चित्र ही नहीं वो हो रहा है, मैं दूसरा देख रहा हूं। रंगीन वाला लगाएं, देखते हैं। ये वाला ठीक है। ये भी लेकिन सेव ही नहीं हो रहा, रंगीन वाला तो सेव ही नहीं हो रहा है। हाँ ठीक है ठीक है, ये वाला लगा देते हैं, बस ये सेव हो जाए। हाँ चलो, अब देखो यहाँ पे दिख रहा है सबको? इसको ना, ये डोमेन वाला तुम लोग हटा लो, डोमेन वाला काम का नहीं है तुम्हारे, बस इतना याद रखो तुम लोग, है ना। अरे यार ये बहुत अपने तैर रहा है जी, हैं? ठंडी मार दिया है। अब ज्यादा अच्छा लग रहा है नहीं? चलो देखो, जैसे सबसे बेसिक यूनिट क्या होता है ना, आपका स्पीसीज होता है। सबसे यहां पर देखिए लार्जेस्ट है आपका किंगडम। ये क्रम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। किंगडम के बाद आता है फाइलम, इसके बाद आता है क्लास, क्लास के बाद आता है ऑर्डर। यानी ये जो ऑर्डर है ना, ये प्राइमेट्स जो है, ये इसका ऑर्डर है। किसका? ह्यूमन का भी सेम ऑर्डर होता है, ह्यूमन भी प्राइमेट है, उससे ही बिलोंग करता है ना। इसके बाद फिर आता है फैमिली। जैसे ह्यूमन की यहां पर बात करें, ह्यूमन किस उसमें आता है? ह्यूमन का किंगडम क्या है? एनिमलिया। उसका फाइलम क्या है? कॉर्डेटा। कॉर्डेटा फाइलम का मतलब यह है कि इनमें क्या मिलता है? आपका कशेरुक मिलता है, यानी वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट है। इसके बाद क्लास क्या है? मैमलिया, यानी कि स्तनपाई के अंदर आते हैं ह्यूमंस। इसके बाद ऑर्डर उनका क्या है? प्राइमेट्स है। फैमिली क्या है? होमोनिड है। जीनस क्या है? होमो है। और स्पीसीज क्या है? सैपियंस है। और अभी आपको बताया था ना, होमो सैपियंस जो आपका नाम होता है, जो साइंटिफिक नेम होता है, जो पहला वर्ड बताता है वो किसके बारे में बताता है? जेनस के बारे में। और ये जो बताता है दूसरा वर्ड किसके बारे में? स्पीसीज के बारे में। तो ये वाला चीज जो है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्रम में याद रखना, ऊपर से नीचे पूछे, नीचे से ऊपर पूछे, आपको पता होना चाहिए ये। ठीक है, आ गई बात समझ में? चलिए, इसको बाद में लिख लेना अपना। खोपड़ी के अध्ययन को निम्न में से क्या कहा जाता है? आसानी है ये तो, न्यूरोलॉजी। अरे खोपड़ी है भाई, ब्रेन नहीं है। खोपड़ी नहीं है मतलब खोपड़ी है, ब्रेन नहीं है। ब्रेन मत समझ के, ब्रेन समझ के पता चला कि, है ना। क्रैनियोलॉजी, अरे आपको बताया है ना कि जो ब्रेन के ऊपर ये जो खोपड़ी होता है, क्रैनियम बोलते हैं इसको। क्रैनियम में टोटल बोन कितना होता है? 8। और ये क्रैनियम का जो 8 हड्डी होता है, एक दूसरे से किस ज्वाइंट के द्वारा जुड़ा होता है? सचर्स ज्वाइंट के द्वारा। किसके द्वारा? सचर्स ज्वाइंट के द्वारा, है ना। और याद रखना, ब्रेन से निकलने वाला जो नर्व्स होता है, तंत्रिका या न्यूरॉन, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? क्रैनियल नर्व्स। क्रैनियल नर्व्स कितना जोड़ी होता है? 12 जोड़ी। स्पाइनल नर्व कितना होता है? 31 जोड़ी। और न्यूरोलॉजी जो है, ये तो ब्रेन का स्टडी है। ब्रेन से याद रखना, ब्रेन का जो वेट होता है ये कितने? 1350 से 1450 ग्राम ऑन एवरेज, 1400 ग्राम के आसपास होता है। हमारे बॉडी वेट का कितना होता है? 2% होता है। इसके बाद याद रखना, नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर कहां पर है? देहरादून में नहीं है, है ना।
मानेसर नामक जगह पर है, गुड़गांव के पास, है ना, मानेसर, गुरुग्राम। नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर कहां पर है? मानेसर नामक जगह पर, गुरुग्राम में। इसके बाद याद रखना, जो ब्रेन है ना, हमारे बॉडी में जितना भी ऑक्सीजन रहता है, जितना भी ग्लूकोज होता है, उसका 20% सिर्फ और सिर्फ कौन यूज करता है? ब्रेन यूज करता है। 20%। अगर आपसे यह पूछा जाए कि हमारे ब्रेन का सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा है, तो सेरेब्रम। कौन सा है? सेरेब्रम, या जिसे हम कहते हैं प्रमस्तिष्क। कई बार आपसे पूछा जाता है, यह बताओ कि लिटिल ब्रेन किसे कहा जाता है, या स्मॉल ब्रेन किसे कहा जाता है? लिटिल ब्रेन या स्मॉल ब्रेन ये कहा जाता है, याद रखिएगा, सेरेबेलम को, अनुमस्तिष्क को। किसको बोलते हैं? सेरेबेलम, अनुमस्तिष्क। हमारे बॉडी के अंदर संतुलन बनाने का काम, जो बैलेंस करने का जो काम करता है, यही करता है। शराब पीने पर आपका यही सेरेबेलम ही क्या होता है? प्रभावित होता है ना जी। चलो, इसके बाद की बात करते हैं ऑस्टियोलॉजी। आपको अभी बताया है ऑस्टियोलॉजी किसका अध्ययन होता है? बोन का अध्ययन। हड्डियों की स्टडी को ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। डैश में प्रतिरक्षा प्रणाली और शरीर के रक्षा तंत्र को अध्ययन किया जाता है। इजी ही है। इम्यूनोलॉजी, पैथोलॉजी जो होता है ना, रोगों के कारण का अध्ययन, जो रोग जो होता है उसके कारण का पता लगाना, उसे बोलते हैं पैथोलॉजी। और इम्यूनोलॉजी जो होता है प्रतिरक्षा तंत्र या प्रतिरक्षा प्रणाली, इसकी जो स्टडी होती है। और इम्यूनोलॉजी में याद रखिएगा, हु इज फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी? अरे बताओ, इम्यूनोलॉजी के पिता कौन है? सब सिर भूल के बैठ गए हैं हम लोग, है ना। इम्यूनोलॉजी एडवर्ड जेनर। कितना बार तुम लोगों को बताए हैं कि टीकाकरण के पिता एडवर्ड जेनर, फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी एडवर्ड जेनर। काहे बोलते हैं इनको? इन्होंने किसका टीका बनाया था? चेचक का टीका बनाया। और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी कहां पर है? बताओ। भारतीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान, भारतीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान किधर है? न्यू दिल्ली। कहां पर है? न्यू दिल्ली। चलिए नेक्स्ट, हमारे शरीर के अंदर कौन जो है, हमारे शरीर के अंदर एंटीबॉडीज के निर्माण में हेल्प करता है? कौन सा ब्लड सेल? व्हाइट ब्लड सेल जो होता है, या फिर जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, WBC को ही क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइट। और उसमें WBC में भी कौन सा WBC खास करके एंटीबॉडीज का निर्माण करता है? लिम्फोसाइट। कौन करता है? लिम्फोसाइट। चलिए, WBC की ही अधिकता हो जाती है तो क्या हो जाता है? ब्लड कैंसर। अगला क्वेश्चन पढ़िए, क्या कह रहा है? किण्वन और यीस्ट के वैज्ञानिक, किण्वन फर्मेंटेशन, है ना, क्या बोलेंगे इसको? जाइमोलॉजी। तो जाइमोलॉजी एक्चुअली इसलिए बोलते हैं ना, क्योंकि ये जाइमेज नामक फर्मेंटेशन में जो होता है ना, यीस्ट का यूज होता है। फर्मेंटेशन का मतलब क्या होता है? तो याद रखना, ग्लूकोज से जो आपका ग्लूकोज का जब अवायवीय श्वसन होता है, तो ये किसमें कन्वर्ट होता है? इथाइल अल्कोहल में, और साथ ही साथ किसमें? कार्बन डाइऑक्साइड में। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? किण्वन। और इस किण्वन में हेल्प कौन करता है? जाइमेज नामक एंजाइम हेल्प करता है। और इस किण्वन के लिए हमें क्या चाहिए होता है? खमीर चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है? खमीर, यानी यीस्ट। और इसलिए इसे क्या? जाइमोलॉजी। और याद रखिएगा कि ये जो इथाइल अल्कोहल है, इसी को क्या बोलते हैं? इथेनॉल। और इसी कार्बन डाइऑक्साइड के प्रोडक्शन के कारण आपका इडली हो, ब्रेड हो, ये सब जो स्पंजी होता है, इसी के कारण क्या हो जाता है? स्पंजी हो जाता है, मुलायम हो जाता है। इसके बाद याद रखना, ये जो किण्वन है, किण्वन को खोजने वाले कौन थे? लुईस पास्चर,
साथ ही साथ याद रखना यीस्ट जो है इसमें प्रोडक्शन मतलब रिप्रोडक्शन कैसे होता है, मुकुलन से होता है ना। यीस्ट एकमात्र कैसा एक कोशिकीय कवक है, एकमात्र कोशिकीय कवक है। इसमें और तो बाकी सब पता ही आपको, माइकोलॉजी, पैथोलॉजी, वायरोलॉजी। निम्न में से किस में मनुष्य का अध्ययन किया जाता है, एंड्रोलॉजी, आर्कियोलॉजी, आर्कियोजूलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी। तो क्या हो जाएगा, एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है, इसमें और बाकी कुछ ऐसा नहीं है समझने वाला कुछ। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में से किस संघ के जंतुओं का संगठन स्तर कोशिकीय होता है। तो याद रखिएगा यहां पर क्या होता है ना, जैसे एक होता है सेल, सेल से मिलकर बनता है टिश्यू, टिश्यू से मिलकर के क्या बनता है, ऑर्गन। ठीक है, तो यहां पर जंतुओं का जो वर्गीकरण होता है ना अलग अलग लेवल पर होता है। जैसे सेल के लेवल पर वर्गीकरण हुआ, अब जैसे मान लीजिए जिसमें कि सेले मिल रहा है सिर्फ, है ना, और इसके बाद आपका क्या होगा, सेल मिलकर के टिश्यू लेवल पर क्या होता है आपका ऑर्गेनाइजेशन होता है, मतलब क्लासिफिकेशन होता है उसका। उसके बाद ऑर्गन लेवल पर होता है, जैसे हम लोग हैं ऑर्गन लेवल पर हम लोगों का क्लासिफिकेशन हुआ है। तो पॉरीफेरा इसमें से याद रखिएगा, पॉरीफेरा या फिर जिसे स्पॉन्जेस भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, स्पॉन्जेस, है ना। इनके बॉडी में क्या होता है ना, ऐसे ऐसे पोर्स होते हैं, है ना, पोर्स पाए जाते हैं इनके पूरे शरीर पे। आपको दिखाते हैं पॉरीफेरा का एग्जांपल, है ना। तो ये जो होता है इनमें क्या होता है ना, इनमें कोशिका के लेवल पर क्या होता है, इनका जो शरीर का जो स्ट्रक्चर होता है वो कोशिका के स्तर पर होता है। अब देखो पॉरीफेरा के एग्जांपल्स, एग्जांपल ऑफ पॉरीफेरा। ये सब देखिए, ये सब क्या है, इसके एग्जाम्पल है। हालांकि ये 4 एग्जाम्पल आप लोग याद रख लीजिए, आपके एग्जाम में काम हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है ये सारा। क्या हुआ, क्या बोले, अच्छा रंगीन वाला देखना है। अरे नहीं ठीक है भाई, ये रंगीन वाला क्या काम से मतलब है कि यहाँ रंग चित्र बनाना है तुमको वहां पे, हैं। चलो, साइकन एग्जाम्पल याद रखना, यू स्पॉन्जिया, स्पॉन्जिला, और याद रखना है स्पॉन्जिला और स्पॉन्जिया। ये सब जो है किसका एग्जाम्पल है, पॉरीफेरा का एग्जाम्पल है। इस चीज को याद रखना है आपने, है ना। आगे बात समझ में, ठीक है, रख लोगे याद। चलो नेक्स्ट है इसके बाद सेलेंट्रेटा, या इसी को बोलते हैं निडेरिया। इसमें क्या आता है, हाइड्रा। एनालिडा में ही क्या आता है आपका, अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म एनालिडा संघ से ही बिलोंग करता है। जोंक, है ना। इसके बाद कन खजूरा, कन खजूरा नहीं होता है जी, हाँ वो भी इसी से बिलोंग करता है, एनालिडा संघ से ही। आर्थ्रोपोडा जो है जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है। सेकंड लार्जेस्ट कौन सा है, मोलस्का। सेकंड लार्जेस्ट जो है आपका मोलस्का है। आर्थ्रोपोडा में ही सारे कीट वगैरह इसी में आते हैं। साथ ही साथ झींगा मछली जो प्राउंस होता है, झींगा मछली वो भी आपका इसी में आता है। ठीक है, मकड़ी सब इसी में आएगा, मकड़ी हो गया, बिच्छू हो गया, ये सब आपका आर्थ्रोपोडा में आता है। ठीक है, मकड़ी, बिच्छू ये सब इसी में आएगा आर्थ्रोपोडा में। मनुष्य इसमें से किसी में नहीं आएगा, मनुष्य आता है कॉर्डेटा समूह में आता है, कॉर्डेटा। और कॉर्डेटा में ना देखो अलग अलग लेवल से ऐसे, अभी तो मैं इतना डिटेल में आपको यहाँ पे नहीं बता सकता हूं ना, क्योंकि हमें एग्जाम ओरिएंटेड चीजों को ज्यादा लेकर के चलना है। देखो कॉर्डेटा में जो डेवलपमेंट हुआ है ना, कैसे हुआ है, कॉर्डेटा में सबसे पहले आता है आपका पाइसस। पाइसस के बाद क्या आता है आपका, पाइसस के बाद आता है एम्फीबियन। जो कॉर्डेटा के अंदर कैसे कैसे डेवलपमेंट हुआ है देखो, पाइसस यानी पहले मत्स्य, ये सब कॉर्डेटा से बिलोंग कर रहे हैं, मत्स्य। एम्फीबियन में आता है उभयचर, उभयचर के बाद डेवलपमेंट हुआ तो आए क्या, रेप्टाइल्स आए। क्या आए, रेप्टाइल्स आए, रेप्टाइल्स यानी सरीसृप आए। इसके बाद फिर सरीसृप के बाद आपके कौन आए, एव्स आए।
एप्स यानी जो पक्षी वर्ग होता है, और इसके बाद जब पक्षी वर्ग का भी डेवलप हुआ तब जाकर के क्या है, मैमल्स आए। ये सब किस में आते हैं, ये सब आपके कॉर्डेटा में आते हैं। किस में आते हैं, कॉर्डेटा में। यानी इन सब में क्या होता है ना, जितना भी ये जीव देख रहे हो, इन सब की खासियत है कि इनके बॉडी में वर्टिब्रल कॉलम मिलेगा आपको, है ना। मछली में मिलता है जी वर्टिब्रल कॉलम मिलता है ना, बीच में हड्डी रहता है एगो। एम्फीबियन में भी मिलता है ना। रेप्टाइल्स में भी मिलेगा, एप्स में भी मिलेगा, मैमल्स में भी मिलेगा। इसके बाद याद रखना ये तीनों कैसा जीव होता है, ये तीनों अनियत तापी जीव होता है ना जी, हाँ या ना बोलो। यानी कोल्ड ब्लडेड एनिमल है, ये सब अपना बॉडी का टेम्परेचर बदलते रहता है। और ये दोनों जो है पक्षी और स्तनपाई, ये कैसा है, वार्म ब्लडेड एनिमल है, यानी नियत तापी जीव है, हाँ या ना। यानी ये सब अपना बॉडी का टेम्परेचर जो है कांस्टेंट रखता है। और हमारे बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस, 98.6 फ़ारेनहाइट या फिर 310 केल्विन। और इस चीज को मापते कैसे, बॉडी टेम्परेचर को क्लिनिकल थर्मामीटर से। क्लिनिकल थर्मामीटर का रेंज कितना होता है, 35 से 42 डिग्री सेल्सियस या फिर 94 से 108 फ़ारेनहाइट। और इस क्लिनिकल थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया है, फ़ारेनहाइट ने, गैलीलियो ने। अच्छा, सर क्लिफोर्ड एल्बर्ट ने, किसने किया है। चलो, तो ये समझ में आ गया, कॉर्डेटा में। ह्यूमन किस में आता है, कॉर्डेटा में। यानी कॉर्डेटा का जो डेवलपमेंट हुआ है ना, जितना मछली सब है इसमें आएगा, उभयचर सब जो है इसमें आएगा, है ना, जो पानी और जमीन दोनों में रहता है। जो रेंगने वाला जीव है वो सब इसमें आएगा, जैसे सांप वगैरह है, छिपकली वगैरह ये सब, है ना, जैसे मगरमच्छ वगैरह ये सब जो रेंगता है। एव्स में आपका जितना पक्षी है वो आ जाएगा। हो गया, आगे चलें। पिछला क्वेश्चन हो गया था ना उत्तर, हाँ ठीक है। जल संवहन तंत्र किस संघ का विशिष्ट लक्षण है। देखिए, इकाइनोडर्मेटा एक संघ होता है जीव का, है ना। इसका सबसे जो स्पेशल सिस्टम होता है ना, कि इसके अंदर वाटर कंडक्शन के लिए अलग से क्या होता है, सिस्टम होता है, वाटर कंडक्शन सिस्टम होता है। इसमें चित्र दिखाते हैं अभी आपको इसका। इकाइनोडर्मेटा के जो स्किन में, याद रखिएगा, इनको पहचानने का तरीका क्या होता है कि इसके स्किन से क्या निकली होती है, कांटे, कांटे जैसी इसकी स्किन होती है, कांटे निकले होते हैं इसके स्किन में, कांटे निकले होते हैं, इसलिए इसको नाम ही दिया गया है इकाइनोडर्मेटा। इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल मैन आपको याद रखना है इसमें, एग्जाम्पल ऑफ इकाइनोडर्मेटा। इसमें भी अलग अलग है, लेकिन आपको सारा अलग अलग याद नहीं रखना है, आपको बस जो मैं बता रहा हूं उतना याद रखना है। जो जो नाम मैं बोल दूं बस उसको आप टिक कर लेना और उसको लिख लेना। इसके अंदर ना स्पेशल वाटर कंडक्शन सिस्टम होता है। अब देखिए, इसमें आपको याद रखना है एक कौन सा, सी लिली बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रिटल स्टार बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ये सब क्रायोनोजोआ, एस्टेरोजोआ ये सब नहीं याद रखना, बस एग्जांपल याद रखना। सी लिली, ब्रिटल स्टार, सी अर्किन बहुत इंपॉर्टेंट है, सी ककम्बर बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टारफिश बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 5 एग्जांपल आपको पता होना चाहिए। ये इकाइनोडर्मेटा संघ से क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं। और जितना देखिएगा इन सब में स्किन पर क्या होगा, कांटा निकला हुआ है ना, देखो क्या हुआ, क्या ब्रिटल स्टार और स्टार फिश में, मतलब वो इसमें थोड़ा इसका क्या कहते हैं कि मतलब इसमें जो आकृति में चेंज होता है, कि इसमें ना एक तो ऐसे इक्वली इसमें डिवीजन नहीं होगा, जबकि इसमें हम कहीं से भी इसको डिवाइड करेंगे तो ये इक्वली क्या होता है, डिवाइड हो जाता है। इस तरह का डिफरेंस होता है। एग्जाम्पल याद रखिएगा, इसका बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब एग्जाम्पल। अब हम लोग बात करते हैं मोलस्का के बारे में। आपको पता है जो मोलस्का है ये सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है एनिमल किंगडम का। और इसमें याद रखना जो मुख्य मुख्य आता है, एक तो ऑक्टोपस आता है, ऑक्टोपस इसी में आता है ना जी,
इसके बाद क्या आता है इसमें? घोघा, घोघा, सीपिया, है ना, मूंगा। कछुआ इसमें नहीं आएगा, कछुआ तो आपका आ जाएगा उस इधर, वो, हाँ, सरीसृप में रेंगने वाले में आएगा। अब देखो यहां पे ना समझना, जो ये इसके अंदर जो घोंगा है, सीपिया है, मूंगा है, इन सब का जो आउटर पार्ट होता है ना, वो किससे बना होता है? वो कैल्शियम कार्बोनेट से बनता है। लेकिन जो आपके आर्थ्रोपोडा के अंदर जितने भी इंसेक्ट्स होते हैं, उनका जो आउटर पार्ट होता है ना, वो किससे बना होता है? वो आपका बना होता है काइटिन से। किससे बनता है? काइटिन से। प्लेटी हेलमिंथिस जो होता है, इसमें आता है आपका, एक याद रखना, फ्लैट वॉर्म। फ्लैट वॉर्म जो होता है ना, फीता कृमि, क्या बोलते हैं इसको? फीता कृमि। यह आपका प्लेटी हेलमिंथिस में आता है। और याद रखना, ये जो फीता कृमि होता है ना, प्लेटी हेलमिंथिस जो होता है, इनके बारे में याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका जो उत्सर्जन अंग होता है, इनका जो एक्सक्रेटरी ऑर्गन होता है, उसे बोलते हैं फ्लैम सेल। क्या बोलते हैं? फ्लैम सेल या ज्वाला कोशिका लिख लीजिएगा, एग्जाम में पूछ दिया जाता है। इसमें से किस किंगडम का उत्सर्जन अंग या किस फाइलम का उत्सर्जन अंग जो है वो फ्लैम सेल होता है? फ्लैम सेल किसका होता है? प्लेटी हेलमिंथिस का होता है, याद रखना है। आगे बात समझ में? बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब, यही सबसे आपके पेपर में क्वेश्चन बनता है। निम्नलिखित में से कौन सा जंतु संघ का सबसे बड़ा संघ है? तो ये क्या हो गया? आर्थ्रोपोडा। सेकंड आपका मोलस्का। निडेरिया को हम लोग बोलते हैं सेलेंट्रेटा, सेलेंट्रेटा इसी को बोलते हैं। और हाइड्रा इसी से बिलोंग करता है ना? हाइड्रा जो है आपका इसी से बिलोंग करता है। और हाइड्रा में रिप्रोडक्शन कैसे होता है? तो याद रखना, मुकुलन से भी होता है और पुनर्जनन से भी होता है। याद रखिए, ये जो हाइड्रा है ना, इसमें दोनों तरीके से रीजनरेशन यानी पुनर्जनन से भी ये क्या करता है? रिप्रोडक्शन करता है, पुनर्जनन। और साथ ही साथ ये किससे? बडिंग यानी मुकुलन से भी रिप्रोडक्शन करता है ना, हाइड्रा। चलिए, एनालिडा के बारे में पता है, अर्थवर्म आपको बताया कि अर्थवर्म इसमें आता है एनालिडा में। और साथ ही साथ जो आपका जोंक होता है, वो भी आपका किसमें आता है? अर्थवर्म यानी केंचुआ, है ना, केंचुआ जो होता है आपका एनालिडा में आता है। चलो, घोंघा जंतु जगत के किस संघ से बिलोंग करता है? आसान है, किससे बिलोंग करेगा? ये मोलस्का से। ठीक है, तो सेकंड लार्जेस्ट है ये। घोंघा का स्टडी क्या कहलाता है? माना सर, आप बता बता के औकता जाइएगा, लेकिन हम लोग याद नहीं करेंगे, है ना। मैलेकोलॉजी, फिली नहीं, ये फिली तो हो गया, उसके द्वारा परागन। संख का अध्ययन याद रखना, कॉन्कोलॉजी, संघ का अध्ययन, ये संख का, इसलिए संख को अंग्रेजी में क्या? कॉन्क बोलते हैं इसको, है ना। चलिए, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इसके बाद क्या? अच्छा रुक जाएं, चलो ठीक है। अच्छा, चाय देखो ठंडा रहा है ना जी, कोई नहीं, पी लेते हैं। टाइम अभी कहाँ हुआ है? टाइम तो है, 11:15 बजे तक क्लास है ना जी। चलो कोई नहीं, क्वेश्चन करते हैं। अब अगले पॉइंट पर चलते हैं। बताओ कौन सा युग्म गलत है? सब अभी बताएं, सब कुछ बताएं अभी आपको। स्पंज पॉरीफेरा से बिलोंग करता है। कह रहा है कौन सा गलत है? तो ये बिलोंग करता है, सही है। तितली आर्थ्रोपोडा से है, ठीक है। स्टारफिश इकाइनोडर्मेटा से है, सही। अभी दिखाए ना जी, देखो है ना स्टारफिश यहाँ पे। तो हाइड्रा अभी अभी बताए, जस्ट अभी तुरंत बताए थे, हाइड्रा किससे बिलोंग करता है? सेलेंट्रेटा से बिलोंग करता है। और यहां पर क्या? एनालिडा। तो यही वाला गलत है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एनालिडा से केचुआ होगा ना जी, जोंक होगा। नारिस मतलब कन खजूरा है ये,
ये जो कन खजूरा है ना, वो क्या बोलते हैं जी उसको? नहीं नहीं, कन गोजर, हाँ। कन गोजर नहीं रहता है। उसी को नेरिस बोलते हैं, है ना। तो ये सब किससे बिलोंग करता है? इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ये जो केचुआ है, इसका उत्पादन क्या? वर्मी कल्चर, है ना। केचुआ जो है, याद रखिएगा, इसका ये जो है किसानों का मित्र कहते हैं इसको। इसमें आंख नहीं होता है। अभी लिख रहे हैं, लिख रहे हैं, थोड़ा सा भाई सब्र करो। इसमें याद रखिएगा 5 जोड़ी हृदय रहता है, 5 पेयर हार्ट। एक मिनट, रुक जा, 5 पेयर नहीं, 4 पेयर, सॉरी 4 पेयर ना, 5 पेयर नहीं रहता है, 4 पेयर हार्ट होता है। और याद रखना, एक सेकेंड, कि जो आपका ऑक्टोपस होता है ना, ऑक्टोपस में 8 गो हार्ट होगा, 8 हार्ट होता है इसमें। और ऑक्टोपस का ब्लड जो होता है कैसा होता है? इसका ब्लू, नीला, ठीक है। और केंचुआ का जो ब्लड होता है ना, याद रखना, व्हाइट ब्लड होता है इसमें, है ना। ये सब चीज आपको पता होना चाहिए। चलो, इसके आगे की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन ठंडे रक्त वाले जानवरों का उदाहरण है? नहीं है। आपको देखना है कौन सा इसमें मैमल है। चमगादड़ क्या है जी? मैमल है ना। और चमगादड़ क्या प्रोड्यूस करता है? अल्ट्रा। ये अपने रास्ते का पता कैसे लगाता है? इको लोकेशन से। कैसे? ठीक है, इको लोकेशन से ये अपने क्या करता है। और इसका जो स्टडी होता है चमगादड़ का, इसके स्टडी को बोलते हैं कायरोटेरोलॉजी। क्या बोलते हैं? कायरोटेरोलॉजी। हाथ पैर का स्टडी क्या कहलाता है? स्टडी ऑफ लिम्स। हाथ का स्टडी, पैर का स्टडी, हाथ पैर बोलते हैं इसको कायरोलॉजी। क्या बोलते हैं? कायरोलॉजी। अच्छा, कछुआ के पीठ पर ना एगो एल्गी मिलता है, याद रखना, कछुआ से इसके पीठ पर एगो शैवाल मिलता है, प्रोटोडर्मा। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार आपसे सवाल पूछा जाता है कि कछुआ के पीठ पर कौन सा शैवाल मिलता है? कौन सा? प्रोटोडर्मा। ठीक है, चलो इसके बाद अगले उस पर चलते हैं। एक और पूछ देता है, हाँ, कायरोलॉजी लिखा हुआ है ना, कायरोलॉजी। आगे चलाएं। निम्न में से किस संघ के जंतुओं को चपटे कृमि, फ्लैट वॉर्म, अभी अभी बताएं आपको? प्लेटीहेल्मिन्थेस। और इन्हीं का जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, क्या बोलते हैं उसे? फ्लैम सेल। फ्लैम सेल या ज्वाला कोशिका। नेक्स्ट है इसके बाद हाइड्रा, स्पायरोगायरा और प्लेनेरिया। देखिए, सबसे पहले तो यहां पे ये क्वेश्चन गलत है। इससे स्पायरोगायरा को बाहर निकालो। ये खंडन के द्वारा रिप्रोडक्शन करता है। खंडन यानी कि फ्रेगमेंटेशन। आपको एक टेबल बनाए बताए थे ना, एक दिन आपको पूरा टेबल बना के दिखाया था ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सारा, कि कैसे बर्डिंग किसमें होता है, रीजनरेशन कैसे होता है। एक दिन क्लास में कराए हुए हैं, आप लोगों को देख लीजिएगा। तो उसमें बताए हैं कि स्पायरोगायरा जो होता है ना, वो कैसे करता है? फ्रेगमेंटेशन से। तो ये क्वेश्चन पहले तो इसको हटाओ, ये यहां पर आएगा नहीं। हाँ, अब बाकी बात करते हैं। तो यह जो हाइड्रा है और प्लेनेरिया है, ये दोनों में क्या होता है? इन दोनों में पुनर्जनन होता है। इसलिए सही उत्तर इसका ऑप्शन डी है, क्योंकि दोनों के बारे में पूछ रहा है ना आपसे। और हाइड्रा की बात करें तो हाइड्रा में आपका मुकुलन भी होता है, क्योंकि हाइड्रा मुकुलन और पुनर्जनन दोनों से रिप्रोड्यूस करता है। और यहां पर क्योंकि आपसे हाइड्रा और क्या पूछ रहा है? प्लेनेरिया पूछ रहा है।
और प्लानेरिया में क्या होता है, आपका पुनर्जनन होता है। इसलिए दोनों का पूछ रहा है, तो इसलिए सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन डी। अब देखिए यहां पर ये जो स्पायरोगायरा है ना, स्पायरोगायरा के बारे में याद रखिएगा, इसको पॉन्ड सिल्क कहते हैं, पॉन्ड सिल्क, या फिर इसे वाटर सिल्क कहा जाता है। क्या बोलते हैं, पॉन्ड सिल्क या वाटर सिल्क कहा जाता है, याद रखना है। बीजाणु द्वारा जो जनन होता है, स्पोर फॉर्मेशन किसमें होता है, तो याद रखना ये होता है राइजोपस, जो अभी आपका बताया ना ब्रेड मोल्ड जो होता है, राइजोपस, ठीक है। अब विखंडन किसमें होता है, तो विखंडन याद रखिएगा, एक होता है मल्टीपल फिजन, एक होता है बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन किसमें होता है, तो लिख लीजिएगा, हालांकि ये सब आपको बता दिया है मैंने। जिसे बाइनरी फिजन या जिसे विखंडन हम लोग कहते हैं, या दोहरा विखंडन। बाइनरी फिजन जो होता है ये होता है आपका अमीबा, पैरामीशियम हो गया, इसके बाद युगलेना हो गया, इसके बाद आपका लीसमानिया हो गया, है ना। ये सब क्या है, प्रोटोजोआ है ना। इसमें जो बॉडी है डिवाइड होकर के दो नए जीव का निर्माण करेगा, जो एक क्योंकि यूनिसेलुलर है ये सब। और एक होता है मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन जो होता है ना, ये किसमें होता है, बहुविखंडन बोलते हैं इसको। ये होता है आपका प्लाज्मोडियम में। प्लाज्मोडियम आपको पता है, नाम सुना है आपने इसका। ये क्या है, एक प्रोटोजोआ है, जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, मलेरिया के लिए। किसके लिए, मलेरिया के लिए, है ना। और इस प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ को मादा एनोफिलीज मच्छर के पेट में खोजा किसने था, रोनाल्ड रॉस ने। किसने खोजा था, रोनाल्ड रॉस ने। मलेरिया में प्रभावित क्या होता है, स्प्लीन। और मलेरिया में याद रखना, जो हम लोग यूज करते हैं कुनाइन की दवा का, किसका, जो कहां से प्राप्त होता है, सिनकोना के छाल से। और कुनाइन को ही क्लोरोक्विन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, क्लोरोक्विन। और याद रखिएगा, वर्ल्ड मलेरिया डे कब मनाते हैं, हो गया सबका, और 25 अप्रैल को। कब मनाते हैं, 25 अप्रैल, लिख लीजिएगा। चलो नेक्स्ट है, इसके बाद अगला समय हो गया ना जी। चलो ये वाला कर लेते हैं। नहीं, मेरा एक्चुअली ऑनलाइन क्लास है ना 12 बजे से, तो मुझे फिर जाना है स्टूडियो में, है ना। जॉब किससे, ये नहीं है, सॉरी एनालिडा से, है ना। जौक, कनखजूरा और केंचुआ, ये सब एनालिडा से। बाकी कल की क्लास में हम लोग इसके आगे देखेंगे, है ना। पीडीएफ आज डल जाएगा।